नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सुमित सर। ये उम्मीद करता हूँ आपसे आप सभी लोग ठीक होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आपका चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं रह सकता। आप हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको एक बार अपने फ़ोन में सेव कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन यदि आपका डाउट है, जिसमें भी किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के उस क्वेश्चन का भेजता हूँ। तो डाउट का तो फिर मतलब ही नहीं रहता, किसी भी प्रकार का डाउट रह जाए तो आप लोग इस नंबर को सेव कीजिएगा और व्हाट्सएप पे भेजिएगा, तुरंत आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा या अगले दिन मिल जाएगा, टाइम नहीं लगा। तो पूरी वीडियो देखने के बाद जब आप देखोगे, कंप्लीट वीडियो देखो एक बार, आपको वीडियो अच्छी लगे तब जाके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छा लगा, आपको आपको अच्छा लगेगा तब जाके मुझे अच्छा लगेगा। तो एक बार वीडियो देखना पूरी, जब चलेगी तो ये नंबर सेव कीजिएगा, आपके बहुत फायदे का नंबर है और काम का है। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैथ में, इस नंबर को सेव करो, व्हाट्सएप पे भेजो और मैं आपको आपके क्वेश्चन का तुरंत ही वीडियो सॉल्यूशन भेजता हूँ। तो चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, चलिए इसकी भी शुरुआत अब करते हैं। इस टॉपिक को चलाने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट है निर्देशांक ज्यामिति में। कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं निर्देशांक ज्यामिति से जो अलग है और एक्सरसाइज में काम भी आते हैं। तो उन पॉइंट को ये मत समझना कि चैप्टर तो चला हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, क्या बताने लग गए। मुझे पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने इन सभी प्रॉब्लम का खुद भी फेस किया है, सामना किया है। जब तक मैं हूँ, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो बिल्कुल प्यार पूर्वक वीडियो देखिएगा आप लोग। देखो, इससे आगे बताता हूँ आपको, जो भी है बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया जाएगा, गारंटी है। समझ में तो आएगा ही, समझ में कभी ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये गारंटी है खुलतम। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो चतुर्थांश का अध्ययन होता है। पहले, सबसे पहले तो मैं आपको चतुर्थांश के बारे में बताता हूं। जैसे ये जो लेटी हुई लाइन है, ये जो लेटी हुई लाइन है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको वाई अक्ष कहते हैं। ये 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चार चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश के चिन्ह पहले वाले चतुर्थांश के जो चिन्ह है वो प्लस प्लस है। सेकंड वाला चतुर्थांश, इसके जो चिन्ह है वो माइनस प्लस है। थर्ड वाला चतुर्थांश माइनस माइनस है इसके चिन्ह। चतुर्थांश नंबर 4, इसके जो चिन्ह है वो प्लस कोमा माइनस है। मतलब क्या है ये प्लस माइनस माइनस प्लस, समझाता हूं आपको। जैसे इस पॉइंट को देखो, मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा है। बिंदु, बिंदु बनता कैसे है? भुज कोमा कोटि से मिलके बिंदु बनता है। अब इसमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन आ जाता है, जैसे कि मतलब क्या कंफ्यूजन, कि बिंदु भुज कोमा कोटि, पता तो चले भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। तो मैं पहले आपको भुज के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, लेकिन आप सभी को सबसे पहले अपनी नोटबुक ओपन करके बैठना है, ताकि जो पॉइंट मैं बोलूं उस पॉइंट को आप नोटिस कर ले अपनी नोटबुक में। तो ये जो भुज पॉइंट है, भुज क्या होता है, आप इसे देखो। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो जो लाइन ये लेट रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। तो इस लाइन के, यदि आप ऊपर को चलोगे, इस साइड में चलो या इस साइड में चलो, मतलब लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, भुज क्या होता है?
एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। चाहे इस साइड में चलो चाहे इस साइड में चलो तो इसको भुज नाम से जाना जाता है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। मतलब अगर मैं डेफिनेशन नोट भी कर रहा हूं, वैसे मैं बात कर रहा हूं, बोल ही रहा हूं कि क्या होता है भुज। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। तो आप सेल्फ से नोट कर लेना अपना आप ही। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, मतलब इस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहा जाता है। सेम इसी प्रकार कोटि। कोटि क्या होता है, कोटि के बारे में भी जानो। कोटि क्या होता है, ये जो खड़ा है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहा जाता है। इस साइड में, राइट साइड में धनात्मक एक्स अक्ष है और इस साइड में ऋणात्मक एक्स अक्ष है, मतलब पॉजिटिव एक्स अक्ष, निगेटिव एक्स अक्ष। सेम इसी प्रकार ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई एक्स मतलब धनात्मक वाई एक्स और डाउन में नीचे निगेटिव वाई एक्स मतलब ऋणात्मक वाई एक्स है नीचे। तो कोटि की डेफिनेशन में क्या आएगा, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। चाहे ऊपर को चलो चाहे नीचे को चलो, इसको कोटि कहते हैं। वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहा जाता है। तो बिंदु बनता है भुज कोमा कोटि से मिलके, बिंदु बनेगा भुज कोमा कोटि से मिलके। भुज क्या होता है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये क्या है, ये भुज और कोटि के साइन है। मतलब पहले वाला भुज बाद वाली कोटि, पहले वाला भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि। इसी प्रकार भुज के और कोटि के ये साइन भी है। तो आप लोगों ने यहां तक बात नोट कर लिया। इसके बाद सिखाता हूं मैं आपको कि चतुर्थांश में बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। जैसे देखो बिंदु है आपका, मान के चलो कुछ भी मान लो कि 2,3, 2,3, 2,3। देखो आप 2 के सामने आपको साइन नहीं दिख रहा और 3 के सामने भी आपको साइन नहीं दिख रहा। यदि 2 और 3 के सामने आपको साइन नहीं दिख रहा या किसी के भी सामने साइन नहीं दिखता तो सेल्फ अपने आप ही मतलब वो प्लस होता है। तो 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, दोनों के दोनों प्लस के ही है। तो 2,3 पहले वाला भुज है और दूसरे वाली कोटि है। पहला भुज दूसरा कोटि, क्योंकि बिंदु ऐसे ही बनता है भुज कोमा कोटि से मिल करके। तो चलो 2,3 को चतुर्थांश में दिखाते हैं कैसे जाएगा। दो मतलब 2 जो भुज है वो पॉजिटिव है, प्लस का, धनात्मक। तो भुज तो ऐसे भी भुज ही है, ऐसे भी भुज ही है, लेकिन इस तरफ प्लस वाला भुज, इस तरफ माइनस वाला भुज, मतलब धनात्मक भुज ऋणात्मक भुज, इस प्रकार होते हैं। तो 2,3, तो 2 कितनी स्टेप चलनी पड़ेगी स्टार्टिंग में आपको 2, तो ये 1 2, क्योंकि इस साइड में प्लस का है तो 1 2। फिर कोटि चेक करो, कोटि हमने देखा कोटि भी प्लस की है, तो प्लस की कोटि ऊपर को है, नीचे को है कोटि माइनस की। तो प्लस की है तो ऊपर को जाना पड़ेगा, कितनी स्टेप है उतनी स्टेप के अनुसार ही। 3 है तो चलो ऊपर को, तो 1 2 3 ऑलमोस्ट यहाँ तक, लगभग यहाँ तक आ जाएगा ये पॉइंट। इस पॉइंट को ऐसे क्रॉस करते हैं, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको आप कहोगे 2,3, 2,3। इसके बाद कोई दूसरा पॉइंट लो, दूसरा बिंदु लो, मान करके चलो -3,2 ले लिया। चेक करो इसमें जो भुज है वो माइनस का है और कोटि प्लस की है। तो भुज माइनस का इस साइड में है, इस साइड में तो प्लस का भुज है, तो इस साइड में माइनस का है। चेक करो कितना है, वो -3 है, तो -3 स्टेप इस साइड में हो चलो, तो 1 2 3, 1 2 3, -3 हो गया। कोटि प्लस की है तो कोटि प्लस की ऊपर की ओर है, ये रहा स्टेप। तो 1 2, 2 की सीध में लगभग यहाँ तक ऐसे मैच कराओ इस पॉइंट को। तो ये जो कटिंग पॉइंट है, ये कटने वाला पॉइंट, इसको आप कहोगे -3,2।
नेक्स्ट पॉइंट ले लो, कोई भी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से ले लो। मान के चलेंगे हमने लिया है -2 -2 ही, दोनों ही ले लिया। कोटि भी माइनस की और भुज भी माइनस का, मतलब दोनों ही माइनस के ले ले, भुज भी माइनस का, कोटि भी माइनस की। तो भुज माइनस का ये रहा 1 2, क्योंकि माइनस सामने लगे होते हैं इनके। 1 2, कोटि कितनी है, कोटि 2 है, वो भी माइनस की है, तो डाउन होना पड़ेगा, हमको नीचे की ओर आना पड़ेगा। 1 2 तो आ गए थे भुज की ओर, 1 2, कोटि डाउन करनी है, मैं 2 की सीट तक, यहां तक देखो -2 है ना, तो डाउन हो जाओ 1 2 यहां तक लगभग, ये 2 इधर, ये 2 इधर। तो ये जो 1 2, इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, -2 -2, -2 जैसे मतलब 1 2 2 स्टेप चले थे भुज पे, और 2 स्टेप डाउन इसलिए होना पड़ा क्योंकि बिंदु दिया गया है -2 दूसरा भी, तो 1 2 2 की सीधे मैच करा दो बस, ऐसे और ऐसे। जहां पे ये कटिंग पॉइंट आएगा आप उसको कहोगे -2 -2। लास्ट पॉइंट रह गया, इसको ले लेंगे आप स्वेच्छा से, कुछ भी मान के चले, 2 -3 ले लिया। तो चेक करो, 2 जो है वो प्लस का है, 3 माइनस का है, मतलब भुज प्लस का है, कोटि माइनस की है, तो भुज का है प्लस का, ये रहा भुज, ये रहा। ऐसा करो, भुज को 2 ना लेके 3 ले लो, 3 ले लो, दिक्कत तो 2 से भी नहीं थी, 3 ले लो आप। तो 3 और 3, पहले वाला प्लस का है, दूसरे वाला माइनस का है, तो चलो 3 स्टेप, 1 2 3। कोटि कितनी है, कोटि माइनस की 3 है, तो डाउन होना पड़ेगा 3 की सीध तक, तो ऐसे आ जाओ और ऐसे मैच करा दे। ये जो पॉइंट आ, ये पॉइंट कहलाया आपका 3 कोमा -3, 3 कोमा -3। तो इस प्रकार चतुर्थांश में बिंदुओं को दर्शाया जाता है। तो मेरा कहना आप लोगों से ये है, यदि मैं स्टार्टिंग में साइन नहीं बोलता, मतलब चिन्ह कुछ कहा ही नहीं, तो अपने आप ही प्लस का है, और जो बोल दिया तो बोल ही दिया, फिर तो कहना कुछ है ही नहीं। तो साइन नहीं बोला तो अपने आप प्लस है, और प्लस के अलावा माइनस तो लिखना ही होगा। माइनस को नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में साइन नहीं है तो प्लस का ही है, लेकिन बकाया साइन को लगना ही पड़ेगा। तो ये कैसे बिंदुओं को चतुर्थांश में दर्शाते हैं उसका मैंने बताया आपको एक तरीका। और ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं, इस पॉइंट पे एक्स अक्ष ये गया, वाई अक्ष ये रहा, जहां पर इन्होंने कट किया आपस में, इस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। चलो यहां लिख देता हूं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, 0,0। मतलब मूल बिंदु में यही हूं बिल्कुल, ना राइट और जा रहा हूं, ना लेफ्ट और, ना टॉप ना बॉटम, मतलब इधर नहीं जा रहा हूं, इधर भी नहीं आ रहा हूं, ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी नहीं। तो इस पॉइंट पे जो ये आपका मूल बिंदु है 0,0 का, ना तो इधर चल रहे ना इधर, किस साइड में भी हम चलने रहे, जब दूरी ही नहीं चली गई तो भुज भी 0 और कोटि भी आपकी 0 है। चतुर्थांश में बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं ये मैंने आपको अभी बताया, लेकिन बिंदु एक प्रकार का और भी होता है। जैसे मान करके चलेंगे 3,0, इस प्रकार के जो मैं 4 बिंदु बताऊंगा आपको, उसका या तो भुज या कोटि कोई सा एक 0 होगा, चाहे भुज ही हो चाहे कोटि हो, एक 0 होगा, कोई सा एक, एनीवन। तो जैसे 3,0 ही है, तो इसमें भुज है 3 और कोटि क्या है 0। तुम्हें पता है जो भुज है वो भी प्लस वाला है, तो भुज इस साइड में तो है प्लस का, इस साइड में तो माइनस का है, मतलब एक्स अक्ष इस साइड में प्लस का है, इस साइड में माइनस का है, भुज इस साइड में प्लस है। तो कितनी स्टेप है 3, तो 1 2 3। कोटि कितनी है 0, तो कोटि तो है ही नहीं, तो ये जो पॉइंट मतलब लाइन के ऊपर ही। वैसे चलो मैं एक बात बताता हूं आपको, यदि किसी बिंदु में आगे या पीछे, यदि किसी बिंदु में आगे या पीछे 0 है, मतलब भुज या कोटि में से कोई सा एक 0 है, तो वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं हो सकता, किसी भी चतुर्थांश में नहीं हो सकता। वो होगा लाइन के ऊपर, इस रेखा के ऊपर, मतलब
अक्ष के ऊपर, चाहे एक्स अक्ष के ऊपर हो चाहे वाई अक्ष के ऊपर हो, वो लाइन के ऊपर ही होगा। जैसे 3,0 तो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है कोटि तो है ही नहीं, अरे कोटि या तो ऊपर को चलते हैं या नीचे को, जब है ही नहीं तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आ ये चलो बाहर निकाल के दिखा दो थोड़ा सा, तो ये 3,0 है, ये लाइन के ऊपर ही आ गए बिल्कुल, एक्स अक्ष के ऊपर, मतलब धनात्मक एक्स अक्ष के ऊपर। दूसरे पॉइंट की बात करें, मान करके चले -2,0 ले लो, चलो -2,0, तो क्या है ये, तो 1 2, इस साइड में माइनस का है भुज, तो -2 ये रहा, और कोटि तो चलनी नहीं, कोटि ये तो ऊपर को चली जाती है नीचे को, तो 1 2, तो ये जो पॉइंट है आपका ये पॉइंट क्या कहलाया, -2,0। और बताता हूं, जैसे मान करके चलेंगे आप लोग 0,3 मान लो, 0,3, आपने देखा इसका भुज 0 कोटि 3 है, भुज 0 है कोटि 3 है यहाँ पे, तो भुज या तो इस साइड में चला जाता है या इस साइड में, लेकिन जब है ही नहीं तो ना तो लेफ्ट चलना ना आपको राइट चलना, लेकिन कोटि चलनी पड़ेगी 3, वो भी पॉजिटिव प्लस की साइड में, तो 1 2 3 है ना, प्लस का है तो ऊपर को ही चलना होगा, 1 2 3, तो ये जो पॉइंट आया लाइन के ऊपर ही, अरे भुज तो इसमें है ही नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, बस ऊपर ऊपर को जाना था। ऊपर क्यों जाना था, क्योंकि इसकी जो कोटि है वो प्लस की है, तो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है इसको कहोगे आप लोग 0,3, 0,3, ये जो पॉइंट है, तो ये 0,3 है। लास्ट पॉइंट रह गया, मान के चले 0, कुछ भी ले लो स्वेच्छा से, आप 0,-3 ले ले चलो, तो 0,-3 ये कहा होगा, इसमें भी चेक करो, भुज तो है ही नहीं, भुज है ही नहीं तो ना तो लेफ्ट चलना ना राइट चलना, तो ये तो टॉप या बॉटम, टॉप बॉटम मतलब ये तो ऊपर या नीचे, चलना कहाँ है, इसमें देखा भुज माइनस का है, तो भुज माइनस का, सॉरी कोटि जो है वो माइनस की है, तो नीचे को ही आना होगा हमको, 1 2 3, तो ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट कहलाया आपका 0 को, इधर लिखता हूं चलो, 0,-3, 0,-3 ये पॉइंट है, कंफ्यूजन मत होना, ये पॉइंट है इसके लिए लिखा, कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाओ, तो 0,-3। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बिल्कुल एक चलो ट्रिक बताता हूँ सिंपल आपको, जैसे कोई भी बिंदु इस प्रकार का है कि उसके आगे या पीछे 0 है, मान के चले उसकी जो कोटि है वो 0 है, कोटि अगर है 0 है तो एक्स अक्ष के ऊपर ही होगा, एक्स अक्ष के ऊपर मतलब लाइन पर ही, लाइन पर ही, बस चेक करो, जैसे 3,0 है, 3 प्लस का है, तो ये धनात्मक एक्स अक्ष पे है, -2,0 है, देखो 0 दोनों में पीछे ही है, मतलब कोटि 0 ही है, तो ये ऋणात्मक एक्स अक्ष के ऊपर है। और इसमें क्या है, देखो भुज इसका 0 है, इसका भी 0 है, यदि भुज 0 है ना स्टार्टिंग में, तो वो वाई अक्ष के ऊपर होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर या नीचे कहाँ होगा वो पॉइंट बताएगा अपना आप ही। कोटि प्लस की है तो धनात्मक वाई अक्ष पर, कोटि माइनस की है तो ऋणात्मक वाई अक्ष के ऊपर होगा, समझ में आओगे लगभग। अलजेब्रा को सीखने के लिए चिन्ह का मतलब साइन की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि साइन का अध्ययन भी नहीं होता, पता नहीं होता उनको क्या होता है रियलिटी, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आज की क्लास सीखने के बाद कोई भी साइन के मामले में कोई भी टेंशन आप आगे से नहीं ले पाएंगे, यदि आज की क्लास देख ली तो। देखो आराम से, इसमें 2 हेडिंग रहेंगे, एक तो एक जैसे चिन्ह, एक जैसे चिन्ह, एक जैसे चिन्ह, देखो मतलब एक जैसे चिन्ह, ये जो प्लस है और ये प्लस है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कॉपी है, प्लस प्लस बिल्कुल कॉपी है, एक जैसे चिन्ह है, तो अगर आप प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो फाइनली प्लस ही होगा, एक जैसे होने की वजह से। एक जैसा केवल प्लस प्लस ही नहीं होता, माइनस माइनस भी एक जैसा ही होता है,
यदि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये भी प्लस ही होगा। एक जैसे में चाहे दोनों प्लस हो तब भी उनकी मल्टीप्लाई प्लस ही होगी, मल्टीप्लाई मतलब गुना, और दोनों माइनस हो तब भी उनकी मल्टीप्लाई प्लस ही होगी, गुना। तो एक जैसे में प्लस, दोनों प्लस है तब भी सेम, दोनों माइनस है तब भी सेम, इनको सेम साइन कहते हैं। बिल्कुल एक जैसे चिन्ह की अगर आप गुना करोगे तो वो प्लस होगा। इसके बाद दूसरा हेडिंग होगा विपरीत चिन्ह। ये तो एक जैसा चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह में क्या होगा इसे भी देखो एक बार। जैसे पहला अगर आपने मान के चलो साइन प्लस ले लिया और दूसरा ले लिया माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, और इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं जैसे ऊपर किया है अभी। तो प्लस और माइनस आपस में विपरीत है, उल्टे हैं, तो प्लस की और माइनस की अगर मल्टीप्लाई करोगे फाइनली माइनस होती है। यदि पहले माइनस ले लो और बाद में ले लो प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे वो भी माइनस होगा। तो मतलब कहने का मतलब है सेम साइन की, चाहे वो सेम प्लस के रूप में है चाहे वो माइनस के रूप में, इनकी अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो प्लस होगा। और विपरीत चिन्ह अपोजिट साइन, इनकी अगर आप गुना करके देखते हो मतलब मल्टीप्लाई करके देखते हो तो फाइनली माइनस होता है। तो अभी आपने सीखा सेम साइन की गुना करोगे तो वो प्लस होगा और विपरीत साइन की गुना करोगे तो माइनस होगा। जो रूल गुना में है वही रूल सेम का सेम भाग में भी है, डिवाइड में। मतलब एक जैसे चिन्ह हेडिंग पहले से पहले डला हुआ है, अगर आप प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे मतलब प्लस का कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, प्लस से प्लस को डिवाइड करोगे वो भी प्लस ही होगा। माइनस से माइनस को डिवाइड करके देखोगे तो वो भी प्लस होगा। इसी प्रकार विपरीत चिन्ह की बात करें, विपरीत चिन्ह में क्या है, अगर किसी कोई भी संख्या प्लस की है उसको अगर आप डिवाइड करोगे माइनस वाली संख्या से, प्लस वाले को डिवाइड करोगे माइनस वाले से तो फाइनली माइनस होगा। इसी प्रकार अगर माइनस वाली संख्या को डिवाइड करोगे आप प्लस से तो वो भी फाइनली माइनस ही होगा। तो मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूं, सेम साइन की आप गुना करो या भाग करो, सेम साइन की आप गुना करो या भाग करो वो प्लस होगा, और उनकी गुना करो या भाग करो वो फाइनली माइनस होगा। तो मैं ये मानता हूं आपकी बात समझ में लगभग आ गई होगी। तो थैंक यू। आपने अभी अभी सीखा कि सेम साइन की गुना करो या भाग करो वो प्लस होगा, विपरीत साइन की गुना करो या भाग करो वो माइनस होगा। तो गुना करना और भाग करना आपने चिन्ह का सीख लिया है। अब मैं सिखाता हूं चिन्ह के बारे में आपको, जोड़ना घटाना मतलब क्या है इसे भी देखेंगे। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लो आप अपनी इच्छा से, चलो मान के चलो 10 ले लिया, बाद में 2 कर लिया, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, जो 10 है इसके सामने अगर आपको चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो अपने आप ही प्लस है, 2 से पहले तो दिख ही रहा। तो मैं फाइनली ये भी कह दूं आपको, अगर किसी भी नंबर से पहले चिन्ह नहीं दिखता तो अपने आप ही प्लस होता है, उसको स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं होती। तो देखो ये क्या है, 10 और 2 दोनों के दोनों प्लस के ही है, दोनों के दोनों प्लस के ही है। तो इस साइड में बराबर के इस साइड में मैं आंसर लिखने वाला हूं, बराबर के इस साइड में आंसर लिखने वाला हूं। तो पहले वाला भी प्लस का है दूसरे वाला प्लस का है, तो फाइनली इस साइड में जो आंसर आएगा वो प्लस में ही होगा। लेकिन कभी भी स्टार्टिंग में प्लस का चिन्ह नहीं लगाते। तो 10 और 2 12, मतलब 10 प्लस 2 12, तो 10 और 2 12। इसी प्रकार ये मैंने दोनों के दोनों प्लस के लेके दिखाया आपको। यदि दोनों के दोनों में माइनस के ले लूं, मतलब 10 भी माइनस का और 2 भी माइनस का, तो क्या यहां भी ये इनका दोनों का साइन प्लस प्लस था तो ये उल्टे ही ऐड हो गए, और साइन वही नंबर आएगा, साइन वही आएगा जो इनके सामने लगा हुआ होगा प्लस। अब देखो 10 और 2 दोनों के दोनों माइनस के हैं तो ये रहेंगे तो माइनस के, लेकिन इनका संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 10 और 2 ये उल्टा ऐड होगी, तो 10 और 2 12। फिर बात करें तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है, अगर एक प्लस का ले ले
और एक माइनस का ले ले, मतलब एक नंबर प्लस में एक माइनस में। जब भी कभी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आप हमेशा घटाते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे और आंसर जो इस साइड में आएगा उसके सामने चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या वाला। बड़ी संख्या वाला, चाहे बड़ी प्लस वाली चाहे वो बड़ी माइनस वाली, चाहे प्लस वाली है बड़ी चाहे माइनस वाली, चिन्ह वही लगेगा। तो 10 और 2 के बारे में बात करूं मैं, तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी अभी बोला घटाएंगे उल्टे, तो 10 में से 2 माइनस करके बचता है 8। 8 के सामने साइन क्यों नहीं लगा, क्योंकि 10 बड़ा है 2 की तुलना में, और प्लस प्लस का ज्यादा है, इस वजह से प्लस स्टार्टिंग में नहीं लगाते, ये मैंने अभी अभी बताया था आपको। ऐसा हो सकता है कि चलो पहले वाला माइनस का ले लो, दूसरा प्लस का ले लो, इसे भी देखो, एक माइनस है एक प्लस है, तो जोड़ना घटाने की बात हो रही है। यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे को घटाओ, बड़े वाले में से छोटे घटाओ, तो 10 में से 2 जाके बचता है 8। लेकिन इसके सामने साइन क्या होगा, बड़ी संख्या वाला होगा, बड़ी संख्या वाला होगा हमेशा। तो बड़ी संख्या 10 है 2 की तुलना में, तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक बार में फिर समझो फाइनली, कि यदि दोनों के सामने प्लस है तब वे प्लस ही होगे, जुड़ेंगे, मतलब दोनों के सामने माइनस है, संख्यात्मक मान तो जुड़ेगा लेकिन साइन वही आएगा उनके सामने जो उनके सामने लगा हुआ है। प्लस है तो प्लस ही लगा दो, सॉरी प्लस है तो प्लस ही लगा दो, और माइनस है तो माइनस ही लगा दो। लेकिन अगर विपरीत है साइन, एक प्लस है एक माइनस है, तो विपरीत साइन की कंडीशन में आप लोग हमेशा घटाएंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे को घटाएंगे, और जो इस तरफ ये आंसर आ रहे हैं टोटल, इसके सामने वो साइन लगेगा बड़ी वाली संख्या का। तो बड़ी 10 थी, 10 प्लस की थी, इसलिए मैं जानबूझ के प्लस नहीं लगा। आप लगा भी सकते लेकिन अच्छा नहीं लगता प्लस स्टार्टिंग में। ये क्या है, माइनस है प्लस है, जो ये भी उल्टे चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो आप घटाएंगे हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे को घटाएंगे, और आंसर में जो साइन होगा वो बड़ी संख्या का होगा, न कि छोटी संख्या का। निर्देशांक ज्यामिति की पहली एक्सरसाइज चलाने के लिए कुछ बेसिक ज्ञान का होना जरूरी है। जैसे हेडिंग डाल रखा हूं मैंने, सम संख्याएं। जब तक आप ये 2-4 पॉइंट है इनको नहीं सीखोगे तो एक्सरसाइज में गारंटी देता हूं प्रॉब्लम होगी, लेकिन इनको सीखने के बाद किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्योंकि जिस प्रॉब्लम का मैंने सामना किया, मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए आप लोग भी उन प्रॉब्लम का सामना करें। तो देखो 1 मिनट ध्यान से, और अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि कुछ पॉइंट हम बताए उनको नोट भी कर लो आप। तो पहला हेडिंग है सम संख्याएं। हालांकि मैं जानता हूं आप सभी को सम संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी है, लेकिन फिर भी एक टीचर होने के नाते मेरी तो ड्यूटी है बताने की। जब तक मैं बता नहीं देता मेरे मन को खुद तसल्ली नहीं होती। तो देखो सम संख्याएं, पहला हेडिंग है सम संख्याएं। तो क्या होती है सम संख्याएं, इस बारे में भी जानो। तो नोटिस करो डेफिनेशन अपनी नोटबुक में, कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। आपने नोटिस कर लिया होगा इस पॉइंट को। एग्जाम्पल देखो क्या होता है सम संख्याएं। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, इसी प्रकार फ्रॉम इनफाइनाइट। मतलब ये एग्जाम्पल जो है ये सम संख्या के एग्जाम्पल है। अभी मैंने हेडिंग में नोटिस करा आपको कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। मतलब मैंने ये 2, 4, 6, 8, 10 जो लिखा है, आप इनमें से किसी भी नंबर को मान के चलो, 8 को आप डिवाइड कर रहे इससे 2 से, तो 2 चौक 8 होता है। शेषफल क्या बचा है, 0। इसको कहते हैं पूरी तरह विभाजित होने का मतलब शेषफल 0 बच जाना चाहिए। शेषफल 0 बच गया तो पूरी तरह हो गया, शेषफल 0 नहीं बचा तो पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। इसको कहते हैं पूरी तरह विभाजित करना। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल और ले लो आप, कि आपने 9 लिख दिया। अगर आप लोग 9 को 2 से भाग करके देखोगे ना, तो 2 चौक 8, शेषफल बचा है, घटाने के बाद 9 में से 8 माइनस करके 1 बचता है।
ये शेषफल 0 नहीं बच पाया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 9 है 9 है, ये सम संख्या नहीं है, इस वजह से शेषफल बचा है। तो किसी भी संख्या को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, यदि वो पूरी तरह का मतलब है शेषफल 0 बचना चाहिए। शेषफल 0 बचा तो वो दी गई संख्या सम संख्या है, शेषफल 0 नहीं बचा तो वो संख्या सम संख्या नहीं है। तो ये पॉइंट तो है सम संख्या के मामले में। तो सम संख्या के बारे में आपको पता चल चुका है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, देखते ही कैसे पहचान लो उसे कि सम संख्या है या नहीं है। देखो बताता हूं कुछ तरीका आपको। जैसे मान करके चलेंगे, मैंने कोई भी नंबर वैसे लिख रहा हूं अपने आप ही, 98 मतलब 98, 98। इसमें क्या है, जो इस साइड वाला होता है, इस साइड वाला, उसको इकाई अंक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इकाई अंक। तो फिलहाल इकाई अंक 8 है इसमें। मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे 7 लिख दिया तो इकाई अंक 7 हो गया, 6 लिख दिया इकाई अंक 6 हो गया। लास्ट वाला सबसे इस साइड वाले को कहते हैं इकाई का अंक। सबसे इस साइड, इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो सबसे इस साइड वाले को कहते हैं इकाई का अंक, मतलब यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो हेडिंग डला हुआ है पहले से ही, सम संख्या की पहचान। देखते ही कैसे पहचाने कि ये संख्या सम संख्या है ये नहीं है। तो इस बात को भी नोटिस कर लेना आप अपनी नोटबुक में। यदि किसी भी संख्या का, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 एंड 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8, इनमें से इकाई का अंक कोई सा भी हो, वो कोई भी संख्या सम संख्या होगी यदि उसका इकाई का अंक इस ग्रुप में से कोई सा भी नंबर हो। मान के चलेंगे, अभी समझाता हूं आपको। जैसे हमने लिखा है 18, 18, तो ये संख्या सम संख्या है, क्योंकि 8 जो है ना, 8 इस ग्रुप में से ये कहीं ना कहीं। हमने जैसे 7 कर दिया तो ये संख्या अब सम संख्या नहीं रही। कौन सी संख्या बन गई वो फिलहाल बाद का पॉइंट है, लेकिन सम संख्या नहीं रह पाई क्योंकि इकाई अंक 7 है, 7 इस ग्रुप में नहीं है। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, 6 लिख दिया, तो क्या ये संख्या फिर से सम संख्या बन गई क्योंकि इकाई अंक 6 है जो कि इस ग्रुप में से ही है। मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे 5 लिख दिया, तो ये संख्या अब सम संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है जो कि इस ग्रुप में से कहीं भी तक भी नहीं है। मैंने 0 कर दिया, ये संख्या फिर से सम संख्या बन गई क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, 0 इस ग्रुप में से आता है। तो कोई भी संख्या सम संख्या होगी यदि उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी अंक हो, तो वो संख्या सम संख्या हो जाएगी। समझ में आई होगी लगभग यहां तक की बातें। और आता है विषम संख्याएं, मतलब क्या होती है विषम संख्याएं, इस पॉइंट को भी सीखना पड़ेगा। तो नोटिस करो अपनी नोटबुक में कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती है। बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल क्या होगा विषम संख्या का? देखो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार चलती रहेगी, फ्रॉम इनफाइनाइट, अनंत तक चलती रहेगी। तो विषम संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं या वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी उनको कहते हैं विषम संख्याएं। आप इनमें से किसी भी नंबर को उठा के देख लो, किसी भी अंक को उठा के देख लो, जैसे मान के चलो 7 को ही ले लिया, 7 को डिवाइड करके देखो 2 से, तो 2 तिया 6, घटाने के बाद बचा है 1, तो शेषफल बच गया इसका 1। क्या हुआ? 1 इसलिए बचा क्योंकि ये संख्या विषम संख्या है। तो सम संख्या में तो पूरी तरह डिवाइड होकर 0 बचता है, लेकिन विषम संख्या में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा जरूर, शेषफल बचेगा जरूर। तो ये जो संख्याएं है आपके सामने विषम संख्याएं का हेडिंग है। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाएगी। इसके बाद देखो आप, विषम संख्या की पहचान। देखते ही कैसे पहचाने कि संख्या विषम संख्या है या नहीं है।
इकाइक अंक मैंने आपको अभी बताया था, जैसे मान के चलिए 96 लिख दिया तो इकाइक अंक इसका 6 है, सबसे इस साइड वाले को इकाइक अंक कहते हैं। तो हेडिंग है आपका विषम संख्या की पहचान। विषम संख्या की पहचान कैसे पहचाने, जैसे हमने लिखा है 97 या 297, 297, तो कोई भी संख्या विषम संख्या होगी, कोई भी संख्या विषम संख्या होगी यदि उसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई सा भी हो इकाई का अंक, इस साइड वाला मतलब सबसे इस साइड वाले को तो कहते हैं इकाई का अंक। तो कोई भी संख्या विषम संख्या होगी यदि उसका इकाई का अंक सबसे इधर वाला इस ग्रुप में से कोई सा भी हो, चाहे 1, 3, 5, 7, 9 कोई सा भी हो, कुछ भी हो इनमें से ये होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, विषम संख्या। जैसे 297 ये संख्या विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, इस ग्रुप में से है। मैंने यहाँ पे अपने आप ही 3 चेंज कर दिया, मान के चलो, तो ये संख्या अब भी विषम संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है, 3 इस ग्रुप में से ही है। मैंने इसका इकाई का अंक मान के चलेंगे आप लोग 1 कर दिया, ये अब भी विषम संख्या ही है क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है, 1 इस ग्रुप में से ही आता है। तो इस प्रकार की संख्याएं विषम संख्या होगी। तो मैं मानता हूं आपकी समझ में ये बात आई होगी लगभग। इसके बाद देखो वर्ग का ज्ञान। वर्ग का ज्ञान होना भी जरूरी है निर्देशांक ज्यामिति की पहली एक्सरसाइज के लिए। तो आप एक बात देखो, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है आधार और ऊपर लिख रखा है घात। अगर इस पॉइंट पे बात करें हम, जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला उसको आधार कहते हैं। तो ये तो हुआ आधार और ये हुई घात। इसी प्रकार इसमें नीचे वाला आधार होता है, हमेशा नीचे वाला आधार, ऊपर वाली घात होती है। तो ये क्या है, आपका आधार है और ये घात है। कहने का मतलब नीचे वाले को आधार कहो, ऊपर वाले को घात कहो। तो वर्ग का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिखा है पहला 1 की पावर 2 दो घात को कहते हैं वर्ग, 2 को वर्ग कहते हैं, 3 को घन कहते हैं। तो फिलहाल आप वर्ग का ज्ञान कर रहे हैं तो वर्ग के बारे में सोचो, मतलब दो घात के बारे में। तो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट को देखो, आधार घात, नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं। तो इसी प्रकार इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको तो कहेंगे आधार, और जो ऊपर लिख रहे हैं इसको कहते हैं घात। तो मतलब यहाँ आधार तो 1 है और घात है 2। तो क्या करेंगे, आप पावर को देखो, पावर मतलब घात, तो आधार 1 है, घात इसकी 2 है, तो इसको आप 1 × 1 2 बार इसलिए लिखा, जितनी पावर होगी, जितनी घात होगी, उतनी बार गुना करते हुए चले जाएंगे आप आधार की। तो 1 × 1। इसी प्रकार जैसे 2 की पावर 2 कर दूं मैं, तो क्या होगा, 2 × 2, 2 बार इसलिए खोलना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर 2 है, मतलब घात 2 है, तो 2 दूनी 4। 3 की पावर 2 करूं तो क्या करेंगे, 3 × 3, 2 बार इसलिए कर रहा हूं, बार बार जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई करके आधार को लिखा जाएगा। 3 × 3 = 9। 4 की बात अगर मैं 2 लिखूं, 4 की घात 2 लिख दिया, तो 4 की 2 का मतलब क्या था, 4 × 4, 4 चौक 16। इसी प्रकार 5 की पावर में अगर 2 करता हूं, 5 की पावर 2, तो 5 × 5, 5 × 5 = 25। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करना चाहते हैं, मान के लो 1 का वर्ग करना, तो 1 की गुना 1 में कर दो, 1 × 1। 2 का वर्ग करना है तो 2 की गुना 2 में कर दो, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग करना है 3 की गुना 3 में, 3 3 9। 4 का वर्ग करना है 4 की गुना 4 में, 4 चौक 16। 5 का वर्ग करना है तो 5 की गुना 5 में, 5 × 5 = 25। 6 का वर्ग करना है 6 की गुना 6 में, 6 छंग 36। तो मतलब किसी का भी वर्ग करना हो, किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, उसकी गुना उसी में कर देने को आप वर्ग कहेंगे। तो अगर मैं 9 का वर्ग करूं, मैंने वैसे लिखा नहीं 9 का वर्ग यहां तक, तो 9 का वर्ग करना है तो 9 की गुना 9 में करके बताओ, 9 9 81 होता है, 81। तो इसी प्रकार आपको अपने आप ही कम से कम ये 20 तक तो डायरेक्ट याद होने चाहिए।
और बस ये भी याद रखें, नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात कहते हैं, आधार घात, आधार घात। इसके बाद अगला पॉइंट देखो आप, यदि मैं ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में लिखता हूं, कोई भी संख्या माइनस में, मान के चलो यहाँ पे संख्या आएगी कोई ना कोई, और ऊपर यदि इसकी जो घात है अगर वो सम संख्या है तो सम संख्या, ब्रैकेट के अंदर माइनस में कोई संख्या होनी चाहिए और इसके जो घात होगी ना ऊपर वो सम संख्या है, तो जो फाइनल आंसर निकलेगा वो प्लस में निकलेगा। इसी प्रकार अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या माइनस में है, ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या माइनस में, कोई भी संख्या, और पावर उसकी जो घात है वो अगर विषम संख्या है, सम विषम के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में है और उसकी जो घात है अगर वो विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो जो फाइनल आंसर जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा। आंसर क्या निकलेगा हमें उससे फिलहाल मतलब नहीं है, लेकिन निकलेगा प्लस में यहां से। कब? जब ब्रैकेट के अंदर माइनस में कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर तो, और संख्या सम होनी चाहिए, सम भी चाहे कोई सी ही हो, तो फाइनल आंसर प्लस में निकलेगा। ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या है और उसकी जो घात है, पावर है, वो विषम संख्या है, तो फाइनली आंसर निकलेगा माइनस में। मैं अभी दिखाता हूं आपको एग्जांपल के थ्रू। देखो एग्जांपल भी, जैसे मान के चलो ब्रैकेट के अंदर माइनस में कुछ भी, कोई भी संख्या लिख लो आप अपनी इच्छा से, कुछ भी, और इसकी पावर आपने मान के चलेंगे 2 कर दी, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस में कोई संख्या है और जो उसकी जो घात है वो संख्या है, कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो मैंने क्या कहा था, आंसर प्लस में होगा, प्लस में ही होगा गारंटेड। देखो जैसे -4 तो आधार है और 2 इसकी घात है, आप क्या करेंगे, इसे व्याख्या करो, मतलब प्रसार करो इसका, तो -4 गुना -4, 2 बार तो बोलना ही पड़ेगा, मैंने अभी अभी समझाया आपको थोड़ी देर पहले ही। तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करनी, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको कि ये जो चिन्ह है ये सेम है, और सेम चिन्ह की जो गुना होती है वो प्लस होती है, लेकिन प्लस को स्टार्टिंग में नहीं लिखते। तो 4 चौक 16, मान के चलेंगे आप कुछ भी संख्या ले लो माइनस में, और इसकी पावर अब की बार चलो विषम संख्या करके देख लो, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर है इसकी विषम संख्या, तो फाइनली आंसर माइनस में निकलेगा। क्या निकलेगा वो भी देख लो फिलहाल, तो -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, 3 बार एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि पावर 3, जितनी पावर होगी उतनी बार आधार को गुना करते करते लिख देंगे आप। तो मैंने क्या बता रखा आपको, फाइनल आंसर माइनस में निकलने वाला है, तो माइनस की अगर आप माइनस में मल्टीप्लाई करोगे वो प्लस होगा, प्लस की अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस में, अरे माइनस माइनस प्लस, यहां तक प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125। तो मैंने जो बात कही थी आपको कि ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, ऊपर आपको केवल संख्या देखनी, वो सम है या विषम है। सम है तो फाइनल आंसर प्लस में निकलेगा, और विषम है घात, तो फाइनली आंसर माइनस में निकलेगा। निर्देशांक ज्यामिति की पहली एक्सरसाइज चलाने के लिए अभाज्य संख्या का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। देखो बताता हूं मैं आपको अभाज्य संख्या क्या होती है, लेकिन आप अपनी नोटबुक ओपन करके बैठिएगा। देखो क्या होती है अभाज्य संख्याएं, चलो लिखना शुरू करेंगे कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक बार फिर बोल रहा हूं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे जैसे 2 ही ले लो, 2 जो है मतलब 2 जो है या तो स्वयं से होता है विभाजित या एक से। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13,
17 सो ऑन, इसी प्रकार अन्य संख्याएं भी है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आप इनमें से कोई सी भी संख्या लेकर देख लीजिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इससे आगे भी होता है 19, और भी होता है। कोई सी भी इनमें से वो संख्या नहीं है जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए पूरी तरह, तो कोई भी नहीं है। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं निर्देशांक ज्यामिति की पहली एक्सरसाइज में, पहले क्वेश्चन में इस प्रकार की संख्या अंडर रूट में आएगी जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इनका वर्गमूल कैसे निकाले, तो आपकी ड्यूटी ये रहेगी, जैसे 48 है, 48 है, आप इसको ऐसे दो टेबल में ब्रेक कर लो, दो टेबल में तोड़ लो, उनमें से जो दो टेबल में आपने ब्रेक किया, एक किसी ना किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए कोई अभाज्य संख्या। जैसे 48 है, आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे 16 3 48, 16 जो है वो 4 का वर्ग है और 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 16 का वर्गमूल आप भी जानते 4 होता है, और 3 का वर्गमूल नहीं होता, होता तो है लेकिन वो डेसिमल में होता है, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जैसे 80 है यो, आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, इसमें से क्या होगा, 16 का वर्गमूल तो 4 निकल जाएगा लेकिन 5 का नहीं निकलता, तो उसको अंडर रूट में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद में देखो जैसे 12 है, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं आप टू टेबल में, जैसे 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 2 निकला, अंडर रूट 3 का नहीं निकलता, डेसिमल में तो हमको नहीं चाहिए। ये देखो 75 75 है, इसको क्या करोगे आप लोग, जैसे 25 तिये 75, 25 तिये 75, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है, यदि अंडर रूट में ऐसी संख्या आ जाए जिसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो आप क्या करेंगे, उसको टू टेबल में ब्रेक कर लेंगे। एक एक ऐसा होना चाहिए पॉइंट जिसमें से उसका परफेक्ट वर्गमूल निकल जाए, पूरी तरह वर्गमूल निकल जाए, और दूसरा होना चाहिए, दूसरी संख्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार आप वर्गमूल निकाल देंगे। पहली एक्सरसाइज में ये बड़े काम का पॉइंट है।